आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद कॉन्सेप्ट में। पिछले वीडियो में हम विश्व के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत विश्वदरीय प्रदेश और सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला है जलवायु प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश, तो उसके अंतर्गत हमारा जो आता है नेक्स्ट है वो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या स्टेपी तुल्य प्राकृतिक प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये जलवायु प्रदेश पछुआ हवा वाली पेटी में स्थित होता है, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति के कारण वर्षा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः यहाँ हमेशा घास रहित वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमानों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, जो इसके स्थलीय प्रभाव के कारण होता है। वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म काल में प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में सागर से अधिक दूरी होने के कारण वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय प्रभाव के कारण उत्तर की तुलना में वार्षिक वर्षा का औसत अधिक होता है। वर्षा जो होती है यहाँ पर वो यहाँ की वर्षा की विशेषताओं में कम वर्षा, वर्षा की अनिश्चितता आदि सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा बेहद कम लेकिन प्रायः मूसलाधार एवं संवहनी प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता तथा शीत ऋतु में तापमान की न्यूनता एवं वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्षों का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। यहाँ की जलवायु घास के लिए अधिक प्रसिद्ध है या उपयुक्त है, अतः यहाँ सर्वत्र घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं मानचित्र में इनकी क्या लोकेशन है, देखते हैं। आप इस मानचित्र में भली भांति देख सकते हैं कि विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं वो कहाँ, उनकी स्थिति क्या है। तो स्टेपी जो आप देख रहे हैं, जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है वो आपको मध्य एशिया में ये दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर इनकी स्थिति है। ये सवाना तुल्य ये आपका प्राकृतिक प्रदेश है अफ्रीका में, और दक्षिणी अफ्रीका में ये बेल्ट, आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और वेनेजुएला में लैनोज, मैनपूस ब्राज़ील, कंपास अर्जेंटीना में, और उसके बाद डाउन्स ये आपका। तो इस प्रकार के ये विश्व के घास के प्रमुख मैदान हैं, जिनकी क्या क्या लोकेशन है आपने इस मानचित्र में भली भांति देखी है। आप इसे अच्छी तरह देख लें इनकी स्थिति। अब जो अगला प्राकृतिक प्रदेश है उसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। उष्ण मानसूनी प्रदेश, तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। यह प्रदेश एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, फिलीपींस एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज एवं दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में इस प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार मिलता है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अधिक है बजाय दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसकी लोकेशन देखते हैं। आप इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसके अलावा ये आपके इथियोपिया अफ्रीका में, मेडागास्कर ये पूर्वी दक्षिणी अमेरिका में, पूर्वी तटीय भाग ब्राज़ील के अंतर्गत मध्य एशिया में, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप देख सकते हैं चित्र में भली भांति। ऋतु में तापमान ऊंचा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है।
एवं जाड़े में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। गर्मी में शीतलखंड में निम्न भार का निर्माण होता है एवं पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, इससे वर्षा होती है। इस प्रकार पवन की दिशा में परिवर्तन मानसूनी जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। समुद्र तटीय भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती, पर्वतीय एवं शमनी तीनों प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या होती है इन प्रदेशों में और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। मानसूनी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति पतझड़ प्रकार के यहाँ वन पाए जाते हैं। वनों में मानव की सुगमता के कारण इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन किया जा रहा है। मानसूनी प्रदेशों में कृषि का काफ़ी विकास हुआ। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न, कपास, गन्ना, चाय, कहवा उगाया जाता है। उच्च तापमान तथा समुचित वर्षा इन क्षेत्रों में वनस्पतियों के उगाने में सहायक होती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर पर्णपाती होते हैं, जिनमें मुख्यतः साल, सागौन, शीशम, शीशम, आम, कटहल, ताड़, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी उष्ण विषुवतरेखीय प्राकृतिक प्रदेश का वृक्ष है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन जंगलों का पर्याप्त दोहन किया गया है। आर्थिक विकास इन क्षेत्रों में क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस प्रदेश में खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस अधिक मात्रा में पालन किया जाता है। यहाँ उद्योग धंधों, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार का तीव्र गति से विकास हो रहा है, अतः इस प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी सघन होती है और जनसंख्या के क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उद्योग धंधों और कृषि भूमि की अधिकता के कारण, उपजाऊ मैदान होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। अब जो हमारा अगला प्राकृतिक प्रदेश है वो है उष्ण मरुस्थल या सहारा प्रदेश। इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में आइए जानते हैं। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है। सहारा इसका अपवाद है क्योंकि सहारा में इसका विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी तट तक पाया जाता है, जिसका कारण यह है कि इस भाग में आने वाली पवन एशिया के दक्षिणी पश्चिमी स्थल भाग से पहुंचते हैं, जो कि शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं कर पाते। प्रमुख उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत अफ्रीका के सहारा एवं कालाहारी, एशिया के अरब, ईरान एवं थार मरुस्थल तथा उत्तरी अमेरिका में निम्न कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, कोलोराडो तथा दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी एवं मध्य भाग आते हैं। आइए मानचित्र में इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। आप मानचित्र में भली भांति आप देख रहे होंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन स्थिति है। ये आप देख सकते हैं, ये सहारा है, ये आपका सहारा है और ये अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो कालाहारी का मरुस्थल है, ये दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल है, ये उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो का मरुस्थल है। तो ये प्रमुख और ये ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया का वृहद मरुस्थल है। तो ये जो ब्लैक रंग में हैं ये आपके उष्ण मरुस्थल हैं और जो रेड हैं ये आपके शीत मरुस्थल हैं, जैसे गोभी का मरुस्थल है ये आपको भली भांति इस मानचित्र में दोनों ही मरुस्थलों का ज्ञान हो रहा है। अब आप इसकी लोकेशन को भली भांति देख सकते हैं। के बारे में जानते हैं। इस प्रदेश में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर अधिक होता है। जाड़े की ऋतु में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड एवं गर्मी की ऋतु में औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। मेघ रहित आकाश, जल के अभाव, वनस्पति विहीन धरातल के कारण यह प्रदेश सौर विकिरण का अधिकतम भाग ग्रहण करता है। लीबिया के अजीजिया में विश्व का सबसे ऊंचा तापमान पाया जाता है और इसके बाद कैलिफोर्निया के मृत घाटी में भी ऊंचा तापमान पाया जाता है।
रात में आकाश साफ रहने के कारण सौर ताप का विकिरण तेजी से होता है एवं जाड़े की ऋतु में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। कहीं कहीं रात में पाला पड़ता है, तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। उष्णता के अतिरिक्त यह प्रदेश शुष्कता के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्षा की मात्रा बहुत कम 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा बहुत कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा काफ़ी अनिश्चित होती है। अनेक स्थानों पर वर्षा वर्षों तक नहीं होती है। कभी कभी एक दिन में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जिससे आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शुष्कता के कारण यह प्रदेश उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में स्थित है। यहाँ वायु ऊपर से नीचे उतरती है। यहाँ आने वाले वाणिज्यिक पवन स्थलों से आने का नमी खो देते हैं तथा स्थलखंड को पार करते समय गर्म हो जाते हैं। फलस्वरूप वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रदेश के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। इस कारण यहाँ से समुद्र की ओर से चलकर पवनें मरुस्थलीय तटों पर पहुँचते हैं। जलधाराओं के प्रभाव में ये ठंडे हो जाते हैं और कोहरा उत्पन्न करते हैं। तो इसके जलवायु की विशेषता है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु इस प्रदेश में कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आई जानते हैं इस प्रदेश में मुख्यतः नागफनी एवं अन्य कटीली वनस्पति पाई जाती है। वृक्षों की जड़ें जमीन में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं ताकि वे जल का अवशोषण कर सकें। साथ ही वृक्षों की पत्तियाँ मोटी एवं तने भी मोटे होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ एक प्रकार के मोम से ढकी रहती हैं ताकि नमी को बनाए रखा जा सके। इस प्रदेश की वनस्पति को जैरोफाइट कहा जाता है। और मरुस्थल के बीच यत्र तत्र मरुद्यानों में खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ऊँट इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। यहाँ शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी पाए जाते हैं। इस प्रदेश में भेड़ बकरियाँ भी पाली जाती हैं। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इस प्रदेश का आर्थिक विकास क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस प्रदेश को सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के लोग खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर खजूर, मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, तम्बाकू कृषि की जाती है। खजूर की मरुस्थल की रोटी कहा जाता है। सिंचाई एवं खनिज पदार्थ वाले क्षेत्रों में स्थायी आबादी पाई जाती है। घरों की छतें चपटी होती हैं। इस प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में चिली में नाइट्रेट, ऑस्ट्रेलिया कोलोराडो, एरिजोना का सोना, पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम एवं सहारा कालाहारी तथा थार का नमक उल्लेखनीय है। तो ये इस प्रदेश की आर्थिक गतिविधियाँ थी। भारत में जो थार का मरुस्थल आता है, तो वहाँ पर जो थार के मरुस्थल में जो जनसंख्या पाई जाती है, विश्व में जितने मरुस्थल हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और इसी के अलावा आपके कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन लोग रहते हैं। जो दीमक होता है वो बुशमैन के चावल कहा जाता है। तो ये अलग अलग भागों में अलग अलग जनजातियों के लोग भी रहते हैं। और इस क्षेत्र क्या आर्थिक विकास हुआ इसके बारे में जाना। अगला है भूमध्य सागरी या रूम सागरी प्रदेश। स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करें तो इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। इसके अंतर्गत यूरोप के पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस, एशिया के तुर्की, सीरिया, इजराइल, उत्तरी अफ्रीका में लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को के तटवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती कैलिफोर्निया व दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग आते हैं। मानचित्र में इसकी क्या लोकेशन है, आइए देखते हैं। आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि जो भूमध्य सागरी या रूम सागरी जलवायु के प्रदेश विश्व के किन किन भागों में पाए जाते हैं, आप इसके मानचित्र में भली भांति इसके बारे में देख सकते हैं। ये मुख्यतः भूमध्य सागर के चारों तटवर्ती देशों में पाए जाते हैं। यूरोप और अफ्रीका और एशिया के जो इसके भूमध्य सागर के चारों तरफ जो भी तटीय देश आते हैं। इसके अलावा ये दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इधर उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में, मध्य कैलिफोर्निया में पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में इसकी जलवायु पाई जाती है। तो ये मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है।
इस प्रदेश में गर्मी का औसत तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रहता है एवं जाड़े का औसत तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रहता है। इस प्रकार यहाँ तो ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है सर्दियों में। इस जलवायु प्रदेश का संबंध सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के फलस्वरूप दाब कटबंध एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण से है। गर्मी के दिनों में वाणिज्यिक पवन की पेटी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण यह प्रदेश वाणिज्यिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। स्थल भाग से आने के कारण यह पवन शुष्क होते हैं, फलस्वरूप वर्षा नहीं होती है। जाड़े के दिनों में यह क्षेत्र पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। यह पवन समुद्र की ओर से आते हैं, वर्षा लाते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल आर्द्र होता है, क्योंकि सर्दियों में ही यहाँ वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इस प्रदेश का समुद्री तटीय जो ठंडी जलधाराओं से प्रभावित होता है और कुल वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। यह वर्षा मुख्य चक्रवाती प्रकार की होती है। प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में जानें तो इस प्रदेश में वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति झाड़ियाँ एवं छोटे छोटे वृक्ष, जिनकी पत्तियाँ छोटी एवं मोटी होती हैं। नींबू, नारंगी, अंगूर, जैतून के वृक्षों की जड़ें लंबी एवं छाल मोटी होती है। इस प्रकार की वनस्पति शुष्कता को सहन करती हुई सदाबहार बनी रहती है। यहाँ चैपरल, लारेल, कैक्टस आदि पौधे पाए जाते हैं। ऐसी झाड़ियों के लिए मैक्विस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्विस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कई एग्जाम से पूछा भी जाता है। तो इस प्रदेश की सुगंधित जड़ी बूटियों में लेवेंडर सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कैलिफोर्निया में इन्हें चैपरल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट है, कई बार के एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि चैपरल प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो आप कैलिफोर्निया में। या भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को कैलिफोर्निया में क्या कहा जाता है, तो चैपरल। यहाँ चरागाह के अभाव में गाय भैंस काफ़ी कम पाई जाती हैं। भेड़ बकरियों को छोड़कर अन्य पशुओं का अभाव पाया जाता है। रेशम के कीड़े यहाँ खूब पनपते हैं या पाले जाते हैं। आर्थिक विकास के बारे में आइए बात करते हैं। इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेहूँ, जौ, मक्का, तंबाकू इस प्रदेश की मुख्य फसल है। यह प्रदेश अंगूर, अंजीर, नारंगी, नींबू, सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, सहतूत, बादाम जैसे फलों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदेश रसदार फलों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ से फल एवं मेवे का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। कैलिफोर्निया फलों के निर्यात के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में फलों पर आधारित उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास हुआ है। रेशम तैयार करना, जैतून से तेल निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु आनंददायक है। फिल्म उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारण है। इस प्रदेश में पेट्रोलियम, कैलिफोर्निया में सोना, कैलिफोर्निया व ऑस्ट्रेलिया में गंधक, इटली में, गोवा, स्पेन में पाया जाता है। अब हमारा जो अगला है प्राकृतिक प्रदेश, वो शीतोष्ण मानसूनिया चीन तुल्य प्रदेश। इस प्रदेश का जो स्थिति एवं विस्तार के बारे में अगर जानें तो यह प्रदेश महादेशों के पूर्वी भाग में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एशिया एवं मध्यवर्ती चीन तथा जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, उरुग्वे तथा दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग आते हैं। तो आइए मैं मानचित्र में की क्या स्थिति है देखते हैं। आप इस मानचित्र में भली भांति आप देख सकते हैं कि चीन तुल्य जो प्रकार की जलवायु होती है या प्राकृतिक प्रदेश होते हैं वो कहाँ विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, तो इस मानचित्र में ये नोट किया गया है। मुख्यतः ये चीन और जापान और उसके तटवर्ती द्वीप देशों में मुख्य रूप से पाई जाती जलवायु या प्राकृतिक प्रदेश। ये आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय में और ये उत्तरी अमेरिका के इन हिस्सों में और ये दक्षिणी अफ्रीका में, तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी भागों में, तो ये इस प्रकार ये आप देख सकते हैं एक विश्व के किन भागों में पाया जाता है। काफ़ी गर्मी पड़ती है। औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शीतकाल में काफ़ी ठंड पड़ती है। कहीं कहीं तापमान से हिमांक से भी नीचे चला जाता है। गर्मी और ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है। चक्रवातों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान एवं चीन में टाइफून, यूएसए में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से इसे जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करें तो सामान्यतः इस प्रदेश में चौड़ी नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो पर्णपाती सदाबहार दोनों रूप में मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों में साइप्रस, एस आदि वृक्ष पाए जाते हैं।
जबकि मिश्रित वनों में ओक, चेस्टनट, वॉलनट या मेपल पाइन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो चीन के इस जलवायु प्रदेश में विश्व का सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिणी भाग में उगाया जाता है। मध्य भाग में कपास, उत्तरी भाग में गेहूँ, सोयाबीन की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। विश्व में चाय के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी प्रदेश में है। इसके अलावा तंबाकू, मक्का, गन्ने की खेती की जाती है। विश्व का अधिकांश रेशम इसी जलवायु प्रदेश में चीन एवं जापान में उगाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का चीन तुल्य प्रदेश कपास की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह जलवायु प्रदेश सघन रूप से बसा हुआ है। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो हमारा सेंट लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश है। इसके स्थिति विस्तार के बारे में जानें तो यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यह प्रदेश इस प्रदेश में पूर्वी कनाडा के क्यूबेक, ओंटारियो, अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश, सेंट लॉरेंस घाटी और एशिया में मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान, अर्जेंटीना के दक्षिणी भागों को सम्मिलित किया जाता है। आइए मानचित्र में इसकी स्थिति देखें। आप मानचित्र में इस जलवायु प्रदेश को देख सकते हैं। आप ये मानचित्र में इसकी लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि लॉरेंशियन ये मुख्यतः लॉरेंस घाटी है जो उत्तरी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड प्रदेश यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये पूर्वी प्रदेश में यूरेशिया के एशिया के पूर्वी प्रदेश में इसकी लोकेशन है। ये मानचित्र में इसकी स्थिति के बारे में आप देख सकते हैं। जानते हैं यह प्रदेश सालों भर पछुआ पवन के प्रभाव में रहता है जो स्थल से भाग से आते हैं अतः समुद्र किनारे होते हुए भी यहाँ का तापमान जाड़े की ऋतु में हिमांक से नीचे चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक 20 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वर्षा सामान्यतः सालों भर होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की अधिकता होती है। यहाँ सर्दियों में चक्रवाती वर्षा होती है। कुल वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश में शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। वृक्षों की पत्तियां जाड़े की ऋतु में झड़ जाती हैं। आर्द्र तटीय भागों में कर्णधारी वन एवं आंतरिक कम आर्द्र वाले भागों में प्रियरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों में चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, ओक, बीच, मेपल आदि पाए जाते हैं जिनका उपयोग लकड़ी एवं कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने में किया जाता है। आर्थिक विकास इन प्रदेशों में क्या हुआ है आइए जानते हैं। शीत ऋतु में काफ़ी अधिक ठंड पड़ने के कारण इस प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। लकड़ी की कटाई, उस पर आधारित उद्योग व समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ना, कृषि, खनिज खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। न्यू फाउंडलैंड के निकट स्थित ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका के इस प्रदेश में डेयरी उद्योग का काफ़ी अधिक विकास हुआ है। अब जो हमारा अगला है वो है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। स्थिति एवं विस्तार की अगर बात करें तो उसका विस्तार 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तथा दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड व तस्मानिया आदि आते हैं। जी आइए जानते हैं मानचित्र में इसकी कहाँ स्थिति है, किन किन देशों में ये इसके प्राकृतिक प्रदेश वो पाया जाता है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश कहा है। ये मुख्यतः यूरोप के पश्चिमी भाग के तटीय देशों में और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों में, उत्तरी अमेरिका के इस भाग में ये पाए जाते हैं। यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसकी ये लोकेशन थी मानचित्र में। तो इस प्रदेश में सालों भर समुद्र का प्रभाव बना रहता है। फलस्वरूप यहाँ ना तो जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी में अधिक गर्मी। वार्षिक तापांतर कम 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहीं कहीं हिमपात होता है। इस प्रदेश में सालों भर पछुआ पवनें चलती हैं। समुद्र की ओर से गर्म जल धाराओं को पार करके आने के कारण पवनों से साल भर वर्षा होती है। आकाश सदैव बादलों से भरा रहता है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। वर्षा अधिकांश फुहारों के रूप में होती है। वर्षा चक्रवाती एवं पर्वतीय दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या पाई जाती है यहाँ पर, तो इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति शीतोष्ण पतझड़ के वन होते हैं। वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं या वृक्ष सर्दी में की ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ओक, बीच, मेपल,
हेम, वर्ष आदि वृक्ष इस प्रदेश में पाए जाते हैं। आर्द्र भागों में अच्छे प्रकार की घासें होती हैं जो पशुओं के लिए उत्तम चारागाह है। आर्थिक विकास क्या हुआ इन प्रदेशों में, आइए जानते हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार की दृष्टि से इन प्रदेशों का पर्याप्त विकास हुआ है। इस प्रदेश की जलवायु विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक आनंददायक जलवायु है, अतः इसे प्रयास का क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रदेश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी पर्याप्त विकास हुआ है। मिश्रित कृषि इस प्रदेश की विशेषता है। तस्मानिया से भी खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। समुद्र किनारा अत्यंत कटाफटा होने तथा अशोषित बर्तनों के कारण व्यापार भी अच्छी तरह से विकसित होता है, यहाँ विकसित हुआ है। निकटवर्ती समुद्र में मछलियों की बहुतायत है। डॉगर बैंक इस प्रदेश में मछली मारने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है वह शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। स्थिति एवं विस्तार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। मध्य एशिया में गोबी, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान आदि तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का मध्यवर्ती पठार तथा पैटागोनिया मरुस्थल आदि। इस प्रकार यह प्रदेश 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित है। जलवायु की विशेषताओं की बारे में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। शीत ऋतु में, जबकि शीत ऋतु में यह -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इस प्रकार दैनिक तापांतर भी काफ़ी अधिक होता है। वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस प्रदेश की शुष्कता के दो मुख्य कारण हैं: समुद्र से काफ़ी दूर स्थित होना तथा चारों ओर से पर्वतों से घिरा होना। प्राकृतिक वनस्पति में इस प्रदेश में वनस्पति के रूप में मात्र घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत शुष्कता, आवागमन की असुविधा एवं कठोर जलवायु के कारण इस प्रदेश की आबादी अत्यंत ही विरल है। अब जो हमारा महत्वपूर्ण जो बहुत ही प्राकृतिक प्रदेश है वो है टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करें तो इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। पहला उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कनाडा तक का क्षेत्र तथा दूसरा यूरेशिया में स्वीडन से लाइबेरिया तक का क्षेत्र। और मानचित्र में इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं, आइए। मानचित्र में आप देख रहे हैं ये जो साइबेरियन प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है। आप ये देखते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में और ये यूरेशिया के उत्तरी भाग में। ये यहाँ पर ये साइबेरियन जलवायु प्रदेश या टैगा जलवायु प्रदेश की स्थिति पाई जाती है। विस्तार होने के कारण प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया प्रकार की जलवायु पाया जाता है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु छोटी 3 से 4 महीने की तथा शीत ऋतु काफ़ी लंबी 8 से 9 महीने की होती है। संसार में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसी प्रदेश में पाया जाता है। कुल वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है और वर्षा साल भर होती है। इसके मुख्य चक्रवाती वर्षा होती है। जाड़े में हिमपात होता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ की मुख्य प्रमुख वनस्पति कोणधारी वन है। इसे टैगा वनस्पति या बोरेल वन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें कि बोरेल प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन होते हैं। जो टैगा वन होते हैं, वृक्षों की लकड़ियाँ इनकी मुलायम, पत्तियाँ नुकीली होती हैं। यह वन आर्थिक दृष्टि का भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन वनों का पर्याप्त दोहन हुआ है। लाइबेरिया से भूमि दलदली होने के कारण यातायात साधनों का कम विकास हुआ है, अतः यहाँ वनों की समुचित कटाई नहीं हो पाती है। आर्थिक विकास अधिक ठंडे के कारण इस प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत ही विरल है। इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना। यूरोप एवं कनाडा के इस प्रदेशों में वन संबंधी उद्योग धंधों का विकास हुआ है। इस प्रदेश में जल शक्ति का काफ़ी पर्याप्त विकास हुआ है। यह प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है। आइए इसका एक फ़ोटो आपको दिखाते हैं। तो ये टैगा प्रकार की जलवायु का ये प्राकृतिक प्रदेश का बहुत ही अच्छा सुंदर मनोहारी ये फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो जलवायु होती है। अब इसके बाद आता है टुंड्रा प्रदेश।
इसकी स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड से और ध्रुवों तक इसका विस्तार पाया जाता है। टुंडा फिनिश भाषा का एक शब्द इसका अर्थ होता है बंजर भूमि, अर्थात न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवी या आर्कटिक जलवायु को टुंडा कहते हैं। यहाँ का मुख्य लक्षण स्थायी तुषार की विद्यमानता है। जलवायु की विशेषताओं की बात करें तो संसार का न्यूनतम तापमान इसी प्रदेश में बनता है। साल में 10 महीने की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। गर्मी से भूमि पिघलने से भूमि दलदली बन जाती है। यहाँ अक्सर काफ़ी तेज़ गति से पवनें चला करती हैं। यहाँ पर 7 से 8 माह तक रातली सतह हिमाच्छादित रहती है। वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। औसत वार्षिक तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवा को पूर्वा कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की प्रमुख वनस्पति काय एवं लाइकेन है। बर्फ़ के पिघलने पर जहाँ तहाँ कुछ फूल वाले पौधे झाड़ियाँ हो आती हैं। आर्थिक विकास, इस प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी एस्किमो, यूरोप के लैप एवं एशिया के समाइड कहलाते हैं। यह सभी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। पशुओं में भालू, वालरस, कस्तूरी बैल आदि उल्लेखनीय है। आइए इसका एक फ़ोटो देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेश है, विभिन्न प्रकार की जलवायु, इसका एक ये आप देख सकते हैं। बहुत ही कठोर शीत ऋतु होती है यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।